प्लीज। गवर्नमेंट बजट का हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन करा था, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, बजट स्ट्रक्चर तक या पता नहीं कहां तक, हाँ बजट स्ट्रक्चर तक ही ड्रॉप करा था। तो एक बार फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे नहीं आए थे वो देखेंगे। मैंने ग्रुप में भी वीडियो भेजी थी, अब पता नहीं किन्होंने देखी, नोट्स बनाए नहीं बनाए भगवान ने जाने। बजट का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए जब आप एक डिटेल स्टेटमेंट तैयार करते हो जिसमें आप दो बातें मेंशन करते हो, अपनी इनकम और अपने खर्चे, अपनी इनकम और अपने खर्चे, ठीक है जी। अगर गवर्नमेंट बजट वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होगी जिसमें सरकार अपनी, अच्छा देखो जब मैंने बोला फ्यूचर के लिए, किस चीज के लिए? तो फ्यूचर हमेशा एस्टिमेट हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फ्यूचर के रिगार्डिंग सर्टेन कॉल कर दे कि भाई हाँ ऐसा ही होगा। तो ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स बताएंगे और एस्टिमेटेड क्या बताएंगे? एक्सपेंडिचर। अब ये जो रिसिप्ट और ये जो एक्सपेंडिचर है ये सरकार को कब मिलेंगे? एक फिजिकल ईयर में। अब फिजिकल ईयर के सर हम लोग को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को फिजिकल ईयर कहा जाता है, और भी अदर नेम है, अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है, और फिजिकल ईयर भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पर कि जो बजट है वो प्रिपेयर किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होता है, ठीक है कि नहीं डर? जैसे कि अभी जिस वक्त जिस तरीके से इंडिया वर्सेस पाक के बीच में टेंशन चल रही है, जो सरकार इसी बजट के माध्यम से डिफेंस में कितना पैसा खर्च करना है ये डिसाइड करती है। खड़े पैर आप लोगों को पता हो तो अभी 26 अप्रैल के आसपास, 22 को हमला हुआ था पहलगाम वाला, 26 अप्रैल के आसपास फ्रांस से 63,000 करोड़, कितना? 63,000 करोड़ की डील साइन करी है सर, कि हम आपको अगले 2 सालों में आपको 63,000 करोड़ देंगे और आप हमारे को राफेल फाइटर जेट दोगे, और वो भी कितने राफेल फाइटर जेट देंगे? 26। और जिस तरीके से आप लोग अभी न्यूज में भी सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया के पोस्ट पे भी, या अगर अभी आप बाई चांस जाके खुद रीडिंग करना चाहते हो तो द हिंदू का रीड करा करो, जो बिल्कुल एक्चुअल न्यूज देते हैं। ये हमारे आज तक वास्तक की तरह नहीं है, तो बिल्कुल युद्ध ही करा दिया इन्होंने तो, ठीक है कि नहीं? तो क्या कहते हैं, द हिंदू में आपको दिखेगा कि हाँ भाई हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने जेन्युइनली काफी अच्छा वर्क करा है, ठीक है कि नहीं, एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान। तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं फिर नजर आता है कि हाँ यार हमारा पैसा यूटिलाइज हुआ है, और बजट में जो सरकार ने डिफेंस को पैसा दिया था वो यूज हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बजट के रिगार्ड में कुछ बातें बताई थी, ओके। देखेंगे जरा सब जने, ये वही पॉइंट जो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट से क्या कहते हैं रील में बना के भेजा था, कि जो गवर्नमेंट बजट है वो बनाना कंपलसरी है, ऑप्शनल है कंपलसरी? तो आंसर इज कंपलसरी है। अंडर द आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन का बजट प्रिपेयर फॉर कितने लेवल के लिए प्रिपेयर होता है? 3। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का। हमारे इस चैप्टर में हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है, जिसको हम यूनियन बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन बजट, ठीक है जी, डन। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और बजट प्रेजेंट कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। बजट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट, उसके 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पास होना कंपलसरी होता है। बजट एक कानून बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एक कानून बन जाएगा, कब? जब उस पे सिग्नेचर किसके हो जाएंगे भाई बोलो? प्रेसिडेंट के हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। बजट प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फैब, या फर्स्ट फैब भी आप लिख सकते हो, बट अगर फर्स्ट फैब को छुट्टी है, किसी प्रकार का ऑफिशियल गजेस्टेड छुट्टी है, तो उस दिन नहीं होगा, अगले दिन हो जाएगा। जी सर। यस सर, क्योंकि रेलवे पहले क्या होता था ना, 2016 से पहले सिमिलरली मर्ज करके निकाल देते थे, फिर बाद में अलग रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, रेलवे एक बहुत बड़ा, अगर आप देखोगे ना दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसने लोगों को जॉब दे रखी है, तो वो रेलवे है सर, ठीक है। और रेलवे के बजट को इसलिए सरकार को थोड़ा सेपरेट निकालना पड़ता है, वरना पहले 2016 से पहले क्या होता था, दोनों पूरे कंट्री का बजट और रेलवे का बजट इकट्ठा ही आता था। ये आप, हाँ बोलो 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 शौर्य पूछो। यस, पहले होता था ये 2010 से पहले था, कि पहले लास्ट डे ऑफ फैब को प्रेजेंट होता था। उसमें दिक्कत क्या आती थी
कि 1 महीने के अंदर ना उन सारे प्रोसेस को पूरा करने में ज्यादा टाइम लगता था। अगर मान लो 28 फैब को आया, सब जने ध्यान से सुनिएगा, शौर्य ने जो पॉइंट रखा है, अगर 28 फैब को बजट आया तो हमारे को इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ कितना महीने मिले? 1 मार्च का महीना मिला, क्योंकि 1 अप्रैल से तो लागू करना है। अब उसमें कई सारी जो गलतियां हैं, कई सारे जो ऑब्जेक्शंस है, कई सारे जो अपोजिशन पार्टी ने पॉइंट रखे हैं, उनको अमेंड करना, प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो वहां पे कई बार ना डिले होता हुआ नजर आया, तो इसलिए उसको क्या करा? 1 फैब कर दिया। क्या कर दिया? 1 फैब। अब 1 फैब को पास हो गया तो फरवरी मिल गया और मार्च मिल गया। कितने मंथ मिल गए? 2 मंथ मिल गए सर। कितने मंथ मिल गए? 2 मंथ। ठीक है, ये पॉइंट है। डन। ये आपने मुझे बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे गवर्नमेंट बजट के, तो ये सारे हम लोगों ने बजट के लिखे थे। भी मैं इस क्वेश्चन को बकायदा आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवाने वाला हूं, तो इसको भी लीव करते। ठीक है जी, ये था स्ट्रक्चर। फटाफट से देख रहे हैं बजट स्ट्रक्चर क्या है। बजट रिसीट्स है, बजट एक्सपेंडिचर है। बजट रिसीट्स के 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू के 2 पार्ट टैक्स और टैक्स के 2 पार्ट डायरेक्ट और बजट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। ये मैंने पूरा समझाया था, वीडियो भी ग्रुप में भेजी है। जो नहीं आया था वो नोट्स बना लेना उस वीडियो से। अब शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की। सब जने देखेंगे ध्यान से कि क्या टॉपिक शुरू हो रहा है। पहला वर्ड है बजटीय प्राप्तियां। प्लीज सब जने मीनिंग लिखेंगे बजट रिसीट्स का। लिखिए बजटीय रिसीट्स। ओ बजट रिसीट्स, बजटीय रिसीट्स बोल रहा हूं। बजट रिसीट्स are the estimated receipts. Budget receipts are the estimated receipts to government during a fiscal year. During a fiscal year. हिंदी में लिखेंगे बजटीय प्राप्तियों से अभिप्राय, बजटीय प्राप्तियों से अभिप्राय उन प्राप्तियों से होता है, उन प्राप्तियों से होता है जो सरकार को, जो सरकार को एक लेखांकन वर्ष के दौरान, एक लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त होती है। बजट रिसीट्स के 2 पार्ट है सर, बोलो। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। फटाफट से साथ के साथ नोट करो इसको, फिर रेवेन्यू रिसीट्स के मीनिंग को शुरू कर रहे हैं। यहां से आपको पेपर में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है जी, 2 हमारे पास पॉइंट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। शुरुआत कर रहे हैं किसके साथ? रेवेन्यू रिसीट्स के साथ। राजस्व प्राप्ति। ठीक है, प्लीज देखिएगा। कहता है कि रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी बढ़े और ना ही सरकार के एसेट्स कम हो। 2 मिनट के लिए पेन रख देना, थोड़ी देर समझने पूरे मीनिंग को। ठीक है जी, अब यहां पर जब हम बात करते हैं लायबिलिटी की, एल फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब वो सारी चीजें जो एक तरीके सरकार के लिए किसका काम कर रही है? उधार का। और ए फॉर एसेट्स, यानी कि सरकार की संपत्ति, सरकार की संपत्ति।
डन। ध्यान से सुनेंगे मीनिंग को सर। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है वो रिसीट्स जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी, बोलो भाई, ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना ही सरकार के एसेट्स कम हो। पैसा तो आ गया, पैसा तो, बट ना तो उधार बढ़ा, ना तो क्या बढ़ा, उधार बढ़ा, और ना ही कोई एसेट्स, बोलो, ना ही कोई एसेट्स कम हुआ। सर ऐसे कैसे? पहला एग्जांपल देखिए, इसमें लिखिएगा मत, अभी मीनिंग मत लिखिएगा, पहले समझिएगा। सरकार के पास सबसे ज्यादा इनकम कहां से आती है? सबको पता है, सरकार के पास टैक्स का पैसा तो आ गया, लेकिन क्या ये उधार है सरकार के लिए? उधार क्या होता है? जो कल आपको क्या करना पड़े, वापिस करना पड़े। क्या करना पड़े? लेकिन टैक्स का पैसा सरकार वापस करती है टैक्स पेयर को? आंसर इज नो। इवन सरकार टैक्स के बदले में तुम्हें कुछ देती भी नहीं है सर। अभी मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करोगे तुम लोग, सर ये रोड है, ये स्कूल है, ये है, उसका जवाब दूंगा भी आगे जब टैक्स का मीनिंग लिख पाऊंगा। बट अभी बता रहा हूं, टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है, ना तो सरकार की क्या बढ़ी, बोलो, ना तो सरकार की क्या बढ़ी, ना सरकार के क्या कम हुए, पैसा भी आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, सरकार को क्या मिलती है, क्या मिलती है, डोनेशन मिलती है ना। अडानी, अंबानी, इन्फोसिस, टाटा, बड़े बड़े व्यापारी सरकार के साथ लिंकअप बनाए रखने के लिए आए दिन डोनेशन देते रहते हैं। तो सरकार के पास पैसा आ गया, लेकिन ना तो सरकार की क्या बढ़ी, ना क्या कम हुए, पैसा भी आ गया। और एग्जांपल सर, आप लोगों ने लाइसेंस बनवाते हैं हम लोग, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, तो सरकार को क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, फीस। तो सरकार के पास पैसा आ गया, लेकिन ना तो सरकार की क्या बढ़ी, ना क्या कम हुए, एसेट्स। अच्छा जी, गौरव है, गौरव बाइक चला रहा था। वैसे यूजुअली अलाउड है एक बाइक पर 2 बंदे, हैं भाई इरफान? कितने बंदे अलाउड है, 2। लेकिन हमारी गौरव भाई की बाइक पे बैठे हुए थे 4 बंदे। कितने बैठे हुए थे, 4। कंझावला जा रहे थे बालाजी शेख पे शेक पीने के लिए, इनको पकड़ लिया बीच में पुलिस वालों ने। ठीक है जी, पुलिस वालों ने कहा हाथ दिया, अरे लगाओ, कहाँ? कह रहे सर 5 को नहीं बिठा सकते, 4 काफी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें बिठाते हैं। तो इनको बिठाकर चलान काटा। क्या काटा, पता है सबको सर चलान होगा? तो सर सरकार के पास चलान, जिसको आप फाइन बोल सकते हो, बड़ी कॉमन भाषा में क्या बोल सकते हो, पैसा चला गया, 500 रुपए का चलान कटा, पैसा गया सरकार के पास, लेकिन ना तो सरकार की क्या बढ़े, ना क्या कम हुई कोई, ऐसे सरकार के पास पैसा भी आ गया सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो लिखवाने मैंने भी आप लोगों को। तो पहले रेवेन्यू रिसीट्स का मीनिंग लिख रहे हैं सब जने। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, revenue receipts are those receipts which neither create liabilities nor reduce assets of the government। हिंदी में लिख रहे हैं, राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय, राजस्व प्राप्तियों से अभिप्राय उन प्राप्तियों से होता है, उन प्राप्तियों से होता है जिनसे जिनसे ना तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि हो, ना तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि हो, ना ही संपत्ति में सरकार की देनदारियां, उधार, देनदारियों, ना तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि हो, ना ही संपत्ति में कोई कमी आए। डन। अब इसके एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 4 आपके सामने लिखे हुए, एग्जाम्पल्स की संख्या बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल होता है चीट। क्या होता है भाई, समझा रहा हूं, पूरा लिखने तो दो। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग एस्चीट करते हैं, कुछ स्चीट करते हैं, ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नहीं धरा, मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। डन। स्चीट का मतलब क्या होता है, यहाँ आजा राजेश, बच्चे बड़ी जगह खाली है, यहाँ पे आजा। अच्छा 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 अच्छा, माहौल बनता है पीछे से, देखिए।
इस शीट का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना भाई, मोबाइल अंदर रख, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का लीगल वारिस छोड़े बिना मर जाए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का लीगल वारिस छोड़े बिना मर जाए, तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को एक पीरियड के बाद ना अपने कंट्रोल में ले लेती है और उस प्रॉपर्टी से पैसा कमाती है। तो वो जो पैसा कमा रही है ना सरकार, उस पैसे को कहा जाता है एस शीट। एग्जाम्पल समझिए, ताजमहल किसने बनवाया? सबको पता है। कुतुब मीनार किसने बनवाया? हाँ, अब तुम्हारे शाहजहां। तो ताजमहल भी तो मजदूरों ने बनवाया था, तब नहीं तुम्हें याद आया मजदूर? वो भी हाथ कटवा दिए उनके तो। ओके, शाहजहां ने बनवाया, ठीक है जी। ये क्या क्या ताजमहल, कुतुब मीनार हमने जो पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक समथिंग, ठीक है, नाम कुछ था ऐसा ही। अब ताजमहल की बात करते सर। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, वो मर गया, आज किसके कंट्रोल में? वो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को कहती है आओ देखो ताजमहल देखो तुम। 550 कितने की टिकट है? एंट्री टिकट गया कुछ ना, 50 या 100 की कुछ होगी, आइडिया नहीं है। मान के चलो 100 रुपए की एंट्री टिकट है। कितने रुपए की एंट्री टिकट है? 100 रुपए की। पूरे साल भर में वहां पे 90 लाख लोगों ने विजिट करी। कितने लोगों ने विजिट करी? 90 लाख इंटू में 100 कितना हो गया? मोटा मोटी हो गया 90 करोड़ हो गया शायद। 90 करोड़ हो गया सर। कितना हो गया? 90 करोड़। तो सरकार को 90 करोड़ रुपए आ गए सर। सरकार की ना तो क्या बढ़ी ना क्या कम हुए, एसेट्स। क्या समझ में आया? इस शीट का मतलब क्या होता है? एक और एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए 5,000 रुपए, ठीक है, और खुदा ना खास्ता हम में से कोई पास हो जाता है, निपट गया जंग में, ठीक है जी, 3 साल तक वो बैंक में पैसा रखा रहेगा और 3 साल के बाद किसी, अब अगर आपने कोई नॉमिनी नहीं बना रखा, क्या नहीं बना रखा? नॉमिनी, तो वो 3 साल के बाद ना वो पैसा सरकार के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा सर? तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? इस शीट का एग्जाम्पल है। करेक्ट है। और अभी रिसेंट जो बहुत एग्जाम्पल है सर, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। महाराष्ट्र में अभी 5 साल पहले एक अपने क्या कहते हैं फेमस एक्टर की डेथ हुई है, राजेश खन्ना। राजेश खन्ना, ठीक है जी। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने ना तो करी अक्षय कुमार के नाम, ना डिंपल कपाड़िया के नाम, ना क्या कहते हैं ट्विंकल खन्ना के नाम, किसी के नाम नहीं करी सर। तो वो प्रॉपर्टी महाराष्ट्र सरकार ने फॉरफिट कर ली और अब वो महाराष्ट्र सरकार क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को, जो ये आते हैं नाटक आते हैं ना अलग अलग, और अच्छा बंगलो बना हुआ है वो, तो जैसे ऊपर से वो नहीं गिरती, नहीं वो घर की बहू गिरती भी नीचे आती है ना, धूम तराना, तो वो उनको देती है और उनसे रेंट लेती है। क्या लेती है? रेंट। तो वो भी सर किस में आएगा? इस शीट में आएगा। शौर्य कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे थे बीच में। रतन टाटा के पास सर उन्होंने अपनी संपत्ति टाटा ट्रस्ट में डोनेट कर रखी थी। टाटा ट्रस्ट में डोनेट कर रखी, ठीक है कि नहीं? डन। और एग्जांपल सर लिखते हैं जो पेपर में आ रखा है, ये ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा रहा हूं, पेपर में आया हुआ एग्जांपल है कई बार। अगला वर्ड है स्पेशल असेसमेंट। क्या वर्ड है भाई? स्पेशल असेसमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं विशेष आकलन। ठीक है, अब ये क्या मतलब होता है वो जरा सुनेंगे ध्यान से। जिन पे स्टार लगा रहा हूं उनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आप लोगों को पेपर में देखने के लिए। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि सरकार जब किसी बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाए, क्या करवाए, तो उस एरिया की प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाएंगे। लॉजिकल है सर। तो जब उस एरिया की प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए तो सरकार क्या करती है, उस एरिया की जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनसे कुछ पैसा वसूल करती है। जो वो पैसा वसूल करेगी ना, 1,000, 2,000, 5,000, इससे ज्यादा नहीं, तो वो जो 5,000 रुपए वसूल करे उसको क्या कहा जाता है? स्पेशल असेसमेंट। एक एग्जांपल समझाता हूं, जरा समझिएगा। मान के चलिए रामा विहार, जो बच्चे यहाँ पे रामा विहार में बहुत सालों से रह रहे हैं उनको पता होगा पहले 15 साल पहले रामा विहार या 10 साल पहले रामा विहार कैसा था, ठीक है जी। अब 10 साल पहले क्या नहीं बनी हुई? रोड नहीं बनी हुई, नालियां नहीं बनी हुई, 2, ठीक है, हाईवे नहीं बना हुआ था, 3, पीने की पानी की पाइपलाइन नहीं थी, 4, गैस पाइपलाइन नहीं थी, 5। ये 5 चीजें नहीं थी। अब सरकार ने यहाँ पे क्या करा, पहले रोड बनवाई, साइड से हाईवे निकल रहा है उसके कारण वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है जी। पीने की पाइपलाइन बिछवा दी, गैस पाइपलाइन बिछवा दी, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर लग गई, यहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइस क्या हो गए? बढ़ गए। जो घर कल तक 10 लाख रुपए का था ना सर, आज रामा विहार में इतना रेट है कि उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए की हो रखी है सर, और ज्यादा ही हो रखी होगी। 5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा रेट बढ़े रामा विहार के। तो यहाँ पे जिसकी प्रॉपर्टी 10 लाख की थी उसको कितने की होगी? 20 लाख की। तो सरकार ने बोला कि भाई हर घर से कितने लिए जाएंगे? 5,000 रुपए ले जाएंगे। इन एरियाज में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे देगा नहीं कोई,
यहाँ पे 500 मांग लो तो नहीं देगा कोई, हम नहीं दे रहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ यहाँ से, सिर्फ कनाट प्लेस जाओ, जनकपुरी जाओ, रजौरी जाओ, सुभाष नगर जाओ, यहाँ पे आपको देने कंपलसरी है, वरना एमसीडी वाले तुरंत पहुंच जाएंगे सर। ठीक है, डन। 5,000 पे एक घर से लिया, मान के चलिए रामा विहार में कितने घर है, 1,000 घर है। ठीक है सर, टोटलिंग करिए, मतलब मल्टीप्लाई करिए, कितना अमाउंट आ जाएगा, सही लिखा है सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना पैसा आ गया सरकार के पास, 50 लाख आ गया। सरकार के पास कितना पैसा आ गया, 50 लाख। तो ये 50 लाख क्या कहलाएगा, स्पेशल असेसमेंट, क्या कहलाएगा, विशेष आकलन। ठीक है जी, डन। ओके सर, और एग्जांपल जो हमारे पेपर में आया है, ये वाला एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे सर। क्या हो गया, बुरा मान गए क्या, ठीक है। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं सब जने, पीएसयू क्या होते हैं, जिससे पूछूंगा वो नैन, पिछली क्लास में बताया था, इसलिए कहता हूं ध्यान से सुन लिया करो कि 1 घंटे की क्लास को फुल कंसंट्रेट होकर सुनो। पीएसयू 11th की बीएसटी में भी है, 12th की बीएसटी में भी है, विशाल, निखिल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है जी, पीएसयू की फुल फॉर्म जिनको नहीं पता वो चुपचाप से लिख लो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे रेलवे किसका है, पब्लिक सेक्टर का है, किसका है, एलआईसी पब्लिक सेक्टर, इंडियन पोस्ट। ठीक है जी, जितने भी एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए रेलवे को प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा सर, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो पैसा तो आ गया, मान लो रेलवे को प्रॉफिट हुआ 600 करोड़ का, कितने करोड़ का, तो सरकार के पास कितने आ गए, 600 करोड़ आ गए। लेकिन ना तो सरकार की क्या बढ़ी, ना क्या कम हुए, एसेट्स। तो इसलिए इसलिए ये जो पैसा होगा, ये जो पैसा होगा कहां जाएगा, बोलो किस कैटेगरी में डाला जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डाला जाएगा। यस सर, जो उससे कमाई आई, प्रॉपर्टी, डन। और उससे जो कमाई आ रही है वो एस शीट है, जिससे क्या आ रही है, कमाई। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। ओके जी, अगला एग्जांपल। अच्छा, यहां पे प्रॉफिट लिखा है ना, आप लोगों को मैंने बताया था, भी रिसेंटली बताया था, एलआईसी ने ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी, किसमें, किसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्फोसिस में। इन्फोसिस कौन सी कंपनी को जरा बताएगा यहाँ पे बैठे हुए शौर्य, वुड यू लाइक टू टेल इन्फोसिस कंपनी के बारे में 2 लाइनें। तुम ना 12th वाले ना, कॉमर्स वालों को तो गुस्सा आने लग रहा है कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानकारी रख रहे हो, मार्केटिंग, टेक कंपनी, टेक्नोलॉजी जो भी बनाती है ना सॉफ्टवेयर, वो कंपनी है इन्फोसिस। वर्ल्ड बैंक को भी जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है इन्फोसिस दे रही है। आपके जीएसटी का जो पूरा सिस्टम बना रखा है ना, वो इन्फोसिस ने बना रखा है। ठीक है जी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, नाम सुने, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस की फुल फॉर्म चलो किसी ने तो बताई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो अब क्या हुआ, इन्फोसिस में पैसा लगा रखा है सर, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या कर रखी है। तो अगर आपको पता हो, यहां बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स को, जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी पैसा लगाती है और उस कंपनी को प्रॉफिट हो तो क्या मिलता है, डिविडेंड। क्या मिलता है भाई, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पेपर में, ये क्वेश्चन बनेगा, डिविडेंड रिसीव टू गवर्नमेंट, रिसीव टू गवर्नमेंट, सरकार को लाभांश की प्राप्ति,
लाभांश की प्राप्ति। तो सर सरकार के पास पैसा आ गया डिविडेंड का, एक तरीके से लगा लो ऐसे, जैसे भाई इस इन्फोसिस को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ मान के चलो, तो 600 करोड़ में से ना कंपनी ने क्या करा, 50 करोड़ डिविडेंड बांट दिया। क्या बांट दिया? डिविडेंड। अब उस 50 करोड़ में से कुछ पैसा भारत सरकार के पास भी गया डिविडेंड के रूप में, तो भारत सरकार के पास पैसा आ गया ना, तो क्या बढ़ी ना क्या कम हुए, एसेट्स। तो सर इसको किस में रखा जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। तो आप जब भी आपके सामने ना क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 पॉइंट मिलेंगे, वो आपसे पूछेगा बताओ ये रेवेन्यू रिसीट्स है या नहीं, तो रीजन के साथ बताना है, रीजन के साथ बताना है। तो अगर आपको दिख रहा है कि इस तरीके से है जिसमें ना तो सरकार के क्या बढ़ रहे हैं कोई, ना क्या कम हो रहे हैं, एसेट्स, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स से। मीनिंग लिख लिया, एग्जांपल लिख लिया, 7-8 कितने एग्जांपल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जांपल हो गए सर। ठीक है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं अगर बनेंगे तो, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट है आप लोगों से हाँ, बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक है, पॉइंट लिखो। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो सारे जैसे टैक्स वाला पेमेंट है सरकार को, ये कई सालों में एक आधी बार मिलता है क्या? ये रूटीन नेचर का, आज इन्होंने टैक्स भरा, कल इन्होंने भरा, कल उन्होंने भरा, आज इन्होंने भरा, ये रूटीन बेसिस पे चलता रहता है। किस बेसिस पे चलता रहता है? तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में जो भी पॉइंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिट्स का जो नेचर होता है, क्या नेचर होता है ना, वो किस नेचर से होते हैं? बोलो भाई, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि कैसा नेचर हो गया? रूटीन नेचर हो गया। कैसा नेचर हो गया? रूटीन। तो लिखो जरा, रेवेन्यू रिसिट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसिट्स आर रिकरिंग इन नेचर। राजस्व प्राप्तियां की प्रकृति नियमित होती है। ठीक है, दिखाओ जरा नोट्स दिखाओ वहाँ पे, रेवेन्यू शीट देखो, सरकार राजस्व, हाँ इनको सबको पढ़ते जाना, पूरे नोट्स को पढ़ना है यहाँ तक। ठीक है जी, डन, पूरे नोट्स को डन। ये हो गया। ओके, तो रेवेन्यू रिसिट्स के आपको मैंने मीनिंग लिखवा दिया, नेचर बता दिया और उसके एग्जांपल लिखवा दिए। अब अगर रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर हम लोग पोर्शन देखें, तो हमारे पास क्या था? रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर 2 पार्ट थे और नॉन टैक्स। तो अब मैं किसकी हेडिंग शुरू करूंगा? टैक्स रेवेन्यू की। ठीक है जी, बातें नहीं, बातें नहीं। हाँ जी, हेडिंग है टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स। अब यहाँ पे बैठे हुए सभी स्टूडेंट का एक पॉइंट बनाना चाहिए कि भी टैक्स का मीनिंग हमें पता हो सबसे पहले तो। ठीक है जी, तो आदित्य टैक्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे? हाँ जी, बोलो दोबारा। जो पर्सन अपनी अर्निंग का पोर्शन देता है, वस्तु पे नहीं लगता टैक्स, गुड्स पे लगता है जीएसटी, तो उसमें तो अर्निंग गई नहीं। ओके, और कोई जना? इरफान, टैक्स की डेफिनेशन हमें क्या लिखनी चाहिए, या आपके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग होना चाहिए? टैक्स इसे कहते हैं सर। राजेश, टैक्स का मीनिंग बच्चे? तनिष्क, नई आइडिया? सूरज, यार तुम लोग 12th में हो, टैक्स के लिए कुछ तो बोलो। इतना क्रिटिसाइज करते सरकार को हम लोग।
जो गुड्स एंड सर्विसेज सरकार देती है, कार बाइक स्कूटी, ये कौन बेच रहा है? कंपनी, प्राइवेट कंपनी। जैसे कार मैंने खरीदी है, टाटा की खरीदी है, टाटा सरकार तो नहीं है सर, बट मैं तो टैक्स, सरकार की रोड है, चलो भाई ठीक है, बट मैंने तो फिर उसके लिए टोल टैक्स दिया है, टोल टैक्स दिया, लेकिन जब मैंने उसको खरीदा था तो मैंने जीएसटी भी दिया। गाड़ी पे कितना टैक्स होता है? 28% टैक्स होता है सर। मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मुझे आज तक ध्यान है, मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। टाटा नेक्सॉन जब मैं परचेस करने गया, अब भैया ऑफ कोर्स सी बात है, थोड़े पढ़े लिखे हैं तो भैया पूरी की जांच पड़ताल हो जाए। तो टाटा नेक्सॉन की फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री में बनने की लागत कितनी है? मात्र 5 लाख रुपए। करेक्ट है सर? इसके ऊपर सरकार ने लगा दिया 28%। मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूं, कैलकुलेशन सबके लिए आसान हो जाएगी। 30%। कितने कर देता हूं सर? 30%। सरकार ने कहा तुम अगर टैक्स ले रहे हो तो हम मान रहे हैं तुम लग्जरी आइटम ले रहे हो। क्या ले रहे हो? लग्जरी आइटम मानती है सरकार टैक्स गाड़ी को। ठीक है जी। तो 5 लाख का 30% कितना हो गया सर? देखिए कितना प्यारा लग रहा है, 1.5 लाख। ठीक है सर। उसके बाद सरकार आपसे क्या लेती है? सुना होगा सबने, आरटीओ, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, दैट इज नियर अबाउट 50,000। फिर कहती है कि अगर तुम गाड़ी लेके उतरे हो रोड पर तो क्या पता तुम किसी को उड़ा दो, क्या पता किसी को उड़ा दो, तो इंश्योरेंस भी तो करवाओ। क्या करवाओ सर? इंश्योरेंस। और अगर आप न्यू गाड़ी लेंगे ना तो न्यू गाड़ी का इंश्योरेंस मिनिमम बोल रहा हूं 25,000 के आसपास बैठेगा ही बैठेगा सर। और भी कुछ छोटे मोटे खर्चे जो मेरे को भी याद नहीं आ रहे। कितना बैठ रहा है सर? उसकी कॉस्ट कितनी है सर? यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे 2.25 लाख रुपए तो सरकार ने बढ़वा दिए। कंपनी से ज्यादा पैसा सरकार कमाती है गाड़ी में। और सोचो, ये तो मैंने टाटा नेक्सॉन ली है जिसकी 5 लाख की फैक्ट्री कॉस्ट है। व्हेन इट कम्स टू फॉर्च्यूनर, नैनो पे कम लगेगा। नैनो की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए की होगी सर। 2 लाख रुपए की सर। 2 लाख का 30% हो गया 60,000। 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000। वो 2.5-3 लाख की पड़ेगी सर। अब तो वैसे नैनो की सप्लाई बंद है। फॉर्च्यूनर गाड़ी सर अगर मान लो आपको 50 लाख की पड़ रही है ना, तो इमेजिनेट करके सोच चलो कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 25 लाख के आसपास है। और सर 25 लाख रुपए हम लोग टैक्स दे रहे हैं। और उसके बाद जब तक इसको चलाऊंगा तब तक पेट्रोल भरवाऊंगा। पेट्रोल की सर कॉस्टिंग होती है 34 रुपए होती है सर। उसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है अपना 33 के आसपास, और इतना ही लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। तो ऑन एन एवरेज 95 से 100 रुपए के बीच में चल रहा है। लो सर, 1 लीटर पेट्रोल पे मिनिमम टू मिनिमम मैं कितना, 60 रुपए तो मिनिमम मैं टैक्स दे ही रहा हूं सर। मिनिमम बता रहा हूं सर ये। तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो उसमें ध्यान रखना है कि गाड़ी में ना आप नोटिस करोगे, आप कंपनी या खुद के लिए बेनिफिट कम है, सरकार के लिए बेनिफिट ज्यादा होता है। ठीक है जी। तो ये था। और भाई कोई जना टैक्स की डेफिनेशन बताएगा? ओके ठीक है, मैं टैक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे, सब जने देखेंगे। लिखते चलो साथ साथ। टैक्स मीन्स a compulsory payment made by
टैक्स से अभिप्राय, कर से अभिप्राय उस अनिवार्य भुगतान से होता है, उस अनिवार्य भुगतान से होता है जो जो एक व्यक्ति या संस्था को सरकार को चुकाना पड़ता है, या संस्था को सरकार को चुकाना पड़ता है, जिसके बदले सरकार कुछ नहीं देती। ठीक है, हाँ जी सर। मैंने अभी, मेरी कंट्रोवर्सी होगी आप लोगों से। क्या होगी कंट्रोवर्सी? आते हैं जरा पहले इस पे आते हैं। टैक्स मीन्स अ कंपलसरी पेमेंट। क्यों लिखा हुआ सर? अगर नहीं दिया तो आपके खिलाफ आएगा नोटिस। एक बार आपने रिप्लाई नहीं करा, दो बार आपने रिप्लाई नहीं करा, तीसरी बार में सरकार आपके खिलाफ भेजेगी वारंट कि भैया कहां हो, इतने दिन से मिल नहीं रहे हो, बताओ हम तुमको गुड मॉर्निंग कहने आए हैं और तुम मिल नहीं रहे हो, है ना सर? तो उठाएगी सरकार और ले जाएगी, क्योंकि सरकार से ऊपर कोई नहीं है सर देश में, सरकार के से ऊपर कोई नहीं देश में। तो ध्यान रखना, आपको करना ही पड़ेगा। कंपलसरी पेमेंट है। पेपर में क्वेश्चन आया 1 मार्क का कि टैक्स ऑप्शनल है या कंपलसरी है, बोथ है। तो सर कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर इसके ऊपर जीएसटी लगा है तो आई हैव टू पे। गाड़ी के वाला एग्जांपल समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। 5 लाख की वैसे कॉस्ट है, लेकिन कितना देना पड़ेगा? 7,25,000 देना ही पड़ेगा सर। नहीं कर सकती सर, कंपनी भी कुछ नहीं करेगी, देना ही पड़ेगा। तो कैसी पेमेंट है? कंपलसरी पेमेंट है, अनिवार्य भुगतान है। पहला पॉइंट हो गया सर। जो कौन देगा? या तो कोई इंडिविजुअल, जैसे गौरव ने कार खरीदी या गौरव ने इनकम कमाई तो वो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स देगा, और गाड़ी खरीदी तो जीएसटी देगा। तो गौरव किस कैपेसिटी में? लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, डोमिनोज, पिज्जा हट, कोका कोला, पेप्सी, जो भी कोई कंपनी इंडिया में काम कर रही है, अगर वो प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का 30%, कॉमर्स वाले बैठे हैं, कितना परसेंट लगता है टैक्स? बनाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिरी में आप लोगों को दिखता है सर टैक्स आता है। तो सर वो कौन दे? इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है? कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट को गया। अब जिसके बदले में सरकार कुछ भी बदले में नहीं दे रही। अब यहाँ पे होगी कंट्रोवर्सी मेरे साथ कि सर कैसे कह सकते हो आप सरकार कुछ नहीं दे रही? सर सरकार ने रोड बनवा दी, सर सरकार ने, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सब्सिडी है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, सर इतना कुछ तो, राशन भी तो बांट रही है सरकार, इतना सब कुछ तो दे रही है सरकार, कैसे कर सकते हैं? सर वो तो सभी को मिल रहा है ना, जो टैक्स दे रहा है उसको भी, जो टैक्स नहीं दे रहा। तो सर मैंने तो कार पे दिया इतना सारा टैक्स, मैंने अपनी इनकम का भी दिया इतना सारा पोर्शन टैक्स में, तो सरकार ने मेरे को क्या दिया बदले में? एक मैसेज लिख के भेजा सरकार ने, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, दैट्स इट। मान लो मैंने इनकम टैक्स भरा अपना 10,000 रुपये महीने साल का, तो 10,000 रुपये कहाँ यूज हुए? सरकार बताएगी मुझे? या बताएगी कि वो जो तुम्हारा जेएमएस है ना, उसके आगे जो रोड हमने, तुम्हारा गड्ढा हो गया था ना, वो हमने वहां लगवा दिया? ऐसा कुछ नहीं सर। इस रोड पे वो भी चल रहा है जिसने टैक्स भरा है, और वो भी चल रहा है जिसने टैक्स, ज्यादा वही चल रहे हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा। राशन कौन ले रहा है? जिसने इनकम टैक्स का कुछ नहीं भरा हुआ। पेंशन सब्सिडी, सर मेरे को तो नहीं मिल रही ना कोई पेंशन राइट नाउ, मेरे को कौन सी पेंशन मिल रही है? कोई सी पेंशन नहीं मिल रही, बट मेरा टैक्स तो कट रहा है। पेंशन किसको मिल रही है? जो बुजुर्ग हो रखा है, जो हैंडीकैप हो रखा है, जो विधवा हो रखी है लेडी। अपनी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टैक्स आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देता है, टैक्स आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट, बट एक बात कह सकते हो सर कि हाँ इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। जैसे रोड के लिए आपने जो बोला ना, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, पार्क हो गए, ठीक है कि नहीं? तो वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? और इन सबसे भी एक ऊपर बेनिफिट रखूंगा जो भी हमारे साथ हो रहा है, आर्मी, जो हमारी आर्मी है सर, देश का जो सुरक्षा बल है, जो बॉर्डर की सेफ्टी है, वो बेनिफिट है सर, वो हमारे टैक्स के पैसे हो रहा है। तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है? इनडायरेक्ट बेनिफिट है। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, टैक्स
बच्चों बातें थोड़ी ना करो तो ज्यादा अच्छा है, प्लीज। ये लिख लो लाइन, प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं मिलेगा, जो भी लाभ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अप्रत्यक्ष रूप से। ये लाइन ध्यान रखना, पेपर में आपको देखने को मिल सकती है कि क्या टैक्स आपको डायरेक्ट बेनिफिट देता है, आंसर इज नो। सारे के सारे कैसे बेनिफिट मिलते हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है जी, तो टैक्स कैसी पेमेंट है कि बोलो, कौन करता है, ठीक है। अगर गुड्स पे कर रहा है या सर्विस पे कर रहा है तो जीएसटी के रूप में देता है, और अगर अपनी इनकम का पोर्शन दे रहा है तो वो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स वगैरह के नाम से जाता है। ठीक है जी, जिसके बदले सरकार आपको कुछ भी नहीं देती है। तो इसके लिए हमने ये पॉइंट लिखा कि टैक्स से जो हमारे को कैसा बेनिफिट मिलता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। कैसा बेनिफिट मिलता है, बट कोई भी क्या नहीं मिलता, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए, मीनिंग हो गया टैक्स का। अब टैक्स के एग्जाम्पल, दो पार्ट थे सर टैक्स के। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या है वो जरा समझते हैं। मिस्टर सिंघानिया, नाम में दम है ना। मिस्टर सिंघानिया की इनकम है सर अच्छी खासी। यहां पर खड़ा है एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कौन है सर, आईटी ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सिंघानिया की एनुअल इनकम है 10 करोड़, कितनी है, 10 करोड़, यानी कि महीने के 80-90 लाख सीधे कर देता है। अब भाई 10 करोड़ रुपए कमा रहा है साल का, तो सरकार कह रही है अकेले अकेले नहीं, थोड़ा पैसा इधर भी आने दो, थोड़ा पैसा इधर भी आने दो। वो एक मूवी आई थी वेलकम, और घुंगरू सेठ, धंधा पानी कैसा चल रहा है, धंधा पानी एकदम मस्त चल रहा है, नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। तो दो चार हमारी तरफ भी तो कुछ डालोगे कि नहीं डालोगे नोट, याद है बोला सीन देखे। हाँ, फिर घुंगरू सेठ क्या बोलता है, तेरा बाप छोड़ के गया था तेरी माँ, याद आया ना, ठीक है कि नहीं। तो डन, तो सरकार भी समथिंग लाइक दैट, मजनू भाई की तरह, कि वो पहुंच गई, भैया कुछ पैसा हमें भी तो दो। तो अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिंघानिया को बोल दिया कि आपको 30% टैक्स देना है, 30% क्या देना है, टैक्स देना है आपकी इनकम का सर, तो अब सिंघानिया साहब को 10 करोड़ का 30% यानी कि कितना, 3 करोड़ किस रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब क्या सिंघानिया साहब किसी और पर यह बर्डन डाल सकते हैं, अगर इनकम किसने कमाई है, टैक्स भी कौन देगा, सर कोई प्रूफ होता है कि कैसे, यस सर, टैक्स भरते समय आपका क्या नंबर डाला जाता है, पैन कार्ड नंबर डाला जाता है, सुना होगा ना पैन कार्ड। सर पैन कार्ड बनता है इसलिए, पैन कार्ड वैसे हमारे इंडिया में लोग ना आईडी के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन पैन कार्ड का एक्चुअल मतलब होता है, पैन की फुल फॉर्म पता है किसी को यहाँ पे, परमानेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं वैसे इसको, क्या बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। कि आपका जो इनकम टैक्स का अकाउंट है ना सरकार के पास, जैसे मान के चलो 5 साल से मैंने टैक्स नहीं भरा, अब 5 साल बाद मेरी टैक्स की लाइबिलिटी जनरेट हुई, सरकार कहेगी पैन कार्ड डालो भैया पैन कार्ड, जैसे मेरा पैन कार्ड नंबर डालेगा ना, मेरा सारा काला चिट्ठा खुल के सामने आ जाएगा, मैंने कहां से लोन ले रखा है, कहां मैंने फ्रॉड कर रखा है, कितना मैंने टैक्स भरा है, कितना टैक्स मैंने नहीं भरा, सब कुछ आ जाएगा सर वहां पे। आप लोगों ने सुना होगा ना सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर कैसे पता लगता है, पैन कार्ड से। कहीं से भी लोन लेने जाओगे, छोटा से छोटा भी लोन लोगे ना, मोबाइल भी फाइनेंस करवाओगे आजकल, तो क्या कहता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो अपना, क्या दे दो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, सुना होगा ना, इतना कॉमन। क्यों मांगते पैन कार्ड, सर इसीलिए मांगते कि तुम्हारा सारा काला चिट्ठा इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में जाता जाएगा, कि भैया तुमने कितनी, कहां से कितना पैसा लिया है। और आजकल तो सर इतनी फोन पे आ गए, गूगल पे आ गए, पेटीएम आ गए, इन्हीं पे आप अपना अपना पैन कार्ड नंबर डालो, वहीं पे दिख जाता है कि तूने कब कब लोन लिया है, कितने क्रेडिट कार्ड चला रहा है तू, और कितनी पेमेंट करी है, कितनी पेमेंट नहीं करी, सब कुछ दिख जाता है सर, इतना आसान हो चुका है आजकल का डिजिटलाइजेशन। तो ये पैन कार्ड के नंबर से सिंघानिया को डायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ेगी सर, कैसी पेमेंट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पेमेंट। तो ये डायरेक्ट पेमेंट किसको जाएगी, फ्रॉम टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट। इसका बर्डन सिंघानिया चाहकर भी किसी और पर नहीं डाल सकता। तो डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए।
डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्सेस जिनका बर्डन आप दूसरों पर शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको इनकी पेमेंट सरकार को क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्टली करनी पड़ेगी सर, आपको इनकी पेमेंट डायरेक्टली करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के रूप में सर, बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे इंडिया में, परसों तरसों हमने देखा था ना, कितने परसेंट लोग टैक्स भरते हैं? इनकम टैक्स 2%। दूसरा, अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 करोड़ से ज्यादा है तो क्या भरना पड़ेगा? वेल्थ टैक्स। अगर आप अपनी गाड़ी को लेकर उतरे हो कहां पर? हाईवे पे, तो क्या भरना पड़ेगा? टोल टैक्स। अगर आपको बाहर से गिफ्ट मिला है अच्छा खासा, तो सरकार आपसे क्या चार्ज करवाएगी? गिफ्ट टैक्स। 50% है सर गिफ्ट टैक्स। अब मान के चलो कृतिका को गिफ्ट मिला है, तो टैक्स कौन भरेगा? ज्योति, कृतिका ही भरेगी ना भाई। गिफ्ट इसको मिला है तो टैक्स भी यही भरेगी, इसलिए इसका नाम ही क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ड्राफ्ट बनाओ, मीनिंग लिखवाता हूं, अटेंडेंस कवर करो। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग लिखो भाई सब जने। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden cannot be shifted on others, cannot be shifted on others। ठीक है जी, ठीक। हिंदी में लिखिए, प्रत्यक्ष कर से अभिप्राय उन करों से होता है, लिख लिया, जिनका भार दूसरों पर हस्तांतरित नहीं होता। हाँ ठीक है, तौर पर लगा है। अच्छा अब एक बात बताओ, प्लीज ध्यान से सुनो भाई, ये जितने भी एग्जांपल है, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये कौन हमारी सोसाइटी के कौन से सेक्शन पे लगेंगे? रिचर सेक्शन पे या लोअर सेक्शन पे? जनरली रिचर सेक्शन पे। जैसे गाड़ी खरीदी है सर, अब गाड़ी लेके निकला है सर, टोल टैक्स। या इनकम है, इनकम कितनी? 12 लाख से ऊपर होनी चाहिए सर। अब एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए? 12 लाख से अब होगी तब उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मान के चलो कोई बंदा है हमारे बीच में बैठा हुआ जो 20 लाख रुपए कमा रहा है, कितने कमा रहा है? साल के 20 लाख कमा रहा है, महीने का कितना हो गया मोटा मोटी? 1,60,70,000 के आसपास।
1,60,70,000 महीने का। अब रिक्शे वाला तो कमाएगा नहीं भैया। बेगमपुर चलोगे? हाँ, कितना पैसा? 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, ठीक है कि नहीं? इस तरीके का कुछ। तो सर रिक्शे वाला हो गया, या बहुत जो रेडी पे काम कर रहे हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं है। तो जो इनकम टैक्स है वो लॉजिकल है, कौन किस पे लगेगा? रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो एक पॉइंट लिखिए, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन richer section of the society. प्रत्यक्ष कर generally imposed on richer section of society. प्रत्यक्ष कर सामान्य तौर से समाज के उच्च वर्ग पर लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स के रिगार्ड में एक पॉइंट आखिरी, प्लीज बातें नहीं, शांत। ये एक इनकम का स्लैब रेट बनाया मैंने, मान के चलो, ठीक है जी, कि कोई व्यक्ति अगर 12 लाख तक कमा रहा है सालाना तो उसके ऊपर नो टैक्स, ठीक है जी। अब अगर 12 लाख से कहां तक पहुंचा? 20 लाख तक, तो उसने 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया, तो सरकार यहां पे कितना टैक्स लेगी? 10%। अब अगर 20 लाख से 50 लाख के बीच में आ गया तो उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाया? तो सरकार कह रही है अब इस पे तुम्हारा कितना परसेंट टैक्स लगेगा? अब अगर 50 लाख से 1 करोड़ पर आ गया तो सरकार कह रही है तुमने 50 लाख एक्स्ट्रा कमाया, तो यहां पर तुम्हारे पर टैक्स लगेगा 30%, मैक्सिमम 30% इनकम टैक्स। ध्यान से सुनिएगा, 8 लाख पे 10% कितना हो गया? 80,000, प्लस 30 लाख पे 20% कितना हो गया? बोलो, 6 लाख, प्लस 50 लाख पे 15 लाख हो गया। तो अगर व्यक्ति आज के टाइम पे, कोई व्यक्ति एक साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम कमा रहा है, कितने की कमा रहा है? तो उसकी टैक्स लायबिलिटी, जेन्युइन जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो कितनी बनेगी? 21,80,000। अब वो बात अलग है, हम इंडिया वाले इतने ईमानदार होते तो पता नहीं कहां होते, तो इतने ईमानदार नहीं, लेकिन अभी कंसेप्चुअली बोल रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट जो समझाना है वो जरा समझो। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली गई, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी, तो इस चीज को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बोलो, प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो हमारा आखिरी पॉइंट है आज की क्लास का, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रत्यक्ष कर गतिशील प्रकृति के होते हैं, ठीक है जी। अगर 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो सर मीनिंग, एग्जाम्पल, किस सेक्शन पे लगेगा और क्या नेचर है, 4 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे प्रॉपरली, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स हमारी अगली क्लास की हेडिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। सुनो, 1 मिनट रुको 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 रुको, बैठो बैठो बैठो। कल सुबह पीटीएम है, कल सुबह ध्यान रखना, 10 बजे से 12 बजे की पीटीएम है। अभी तुम्हारे को ग्रुप में लगभग 7:30 या 8 बजे तक गर्ल्स के लिए जो टाइमिंग है वो अपडेट कर दूंगा, बॉयज के लिए जो टाइमिंग है वो अपडेट कर दूंगा। और जो अगर तुम्हारे दिमाग में कहीं किसी कोने में हो कि मैं नहीं आ रहा हूं,
तो उसके बाद मैं ट्यूसडे को तुमसे अच्छे से बात भी कर लूंगा, ठीक है कि नहीं? अब आप जा सकते हो। क्या कितने करे थे? 200। तो अभी तो एक